नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप कैसे रिएक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका नाम कैसे होता है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप आज सिखाएंगे। साथ ही साथ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी बताना है कि नीट का पूरा कंटेंट इस चैनल पे फ्री मिल रहा है और आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है। तो एंजॉय द लेक्चर फंक्शनल ग्रुप। चलो अब हम लोग थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। वो डीबीपी के अंदर फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस भी थे ना। पहले जरा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बताओ, किसको हम फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। क्या भाई दिव्या? हाँ ऐसे हिंदी में बता दो, जरूर थोड़ी इंग्लिश में बताना है। फंक्शनल ग्रुप क्या है समझाना है, जैसे मतलब उसके हाँ मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है ना उसकी। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे अपन ऐसे समझें कि जैसे ही हमारा ये अल्कोहल है तो इसकी ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती है ना वो यहाँ से होती है। तो इसका मतलब जैसे मान लो एसिड ले लें, एसिड की जो ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पे होती है, कभी यहाँ ये इस एटम पे होगी या कभी यहाँ पे इस एटम पे होगी, ऐसे होता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम। या तो वो एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है विद इन ए मॉलिक्यूल विच शोज देयर केमिकल प्रॉपर्टी, या वेयर द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम हो, जहां ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो उसकी फंक्शनल ग्रुप हो गया। जैसे अपन एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो जब अपन रिएक्शंस करते हैं ना एल्कीन की, तो ज्यादातर रिएक्शंस यहां होती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? ये C डबल बॉन्ड C हुआ। एक एटम भी हो सकता है, जैसे अपन ईथर लेंगे ROR, तो इसकी ज्यादातर रिएक्शन यहां होती है। तो सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो हुआ फंक्शनल ग्रुप। समझे आप? तो मैं लिखो आप, फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम वेयर atom or group of atom where majority of atom or group of atom, वो understood है within a molecule है, atom or group of atom where the majority of chemical reaction takes place, atom or group of atom where the majority of chemical reaction takes place। ठीक है, तो जैसे अपने फेमस फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं हमारे, जैसे अब हम एल्कीन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारा? एल्कीन में हम लोग क्या लेंगे? RCHR। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारा? एल्कीन। C डबल बॉन्ड C को एल्कीन बोलते हैं, और इसका एक और फेमस नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स ही बोलते हैं ना। इसमें R क्या है? व्हाट इज R? इन दिस केस R कैन बी H, और दूसरा R क्या होता है हमारा? CnH2n+1। लिखो इसको। यानी अगर मैं आपको R की जगह CH3 लिख दूं ये, तो अब बताओ ये नीचे जो मैंने बनाया है क्या इसमें एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है ना? C डबल बॉन्ड C इज एल्कीन, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और RH ले लेंगे तो भी ये CH2 बनेगा, ये भी एल्कीन है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो बताओ सबसे छोटा एल्कीन कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड वाला हुआ? सेकंड वाला हुआ। लिखो इसको, पहला फंक्शनल ग्रुप लिखो एल्कीन। फिर इसी के नीचे दूसरा लिखना आप RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ अपना? एल्काइन। एल्काइन में भी R इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा? H हो सकता है ना।
और R इक्वल टू CnH2n+1 भी हो सकता है। तो सबसे छोटा एल्काइन कौन सा होगा? हाँ, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्काइन CH हुआ ना, कितना हुआ मॉलिक्यूलर मास? कार्बन का 12 है ना एटॉमिक वेट, 26 हो गया ना। ये हमारा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्काइन, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा होगा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्काइन रिएक्ट विद दिस, तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए ना कि सबसे छोटा एल्काइन कौन सा है। थर्ड वाला लिखो, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, फिर आप ROH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ बताओ? एल्कोहल। एल्कोहल में R इक्वल टू H नहीं हो सकता, इसमें RH होगा तो वाटर हो जाएगा ना, वाटर इज नॉट ए एल्कोहल। इस केस में R हमारा वही रहेगा CnH2n+1, जैसे N1 रख दिया तो CH3OH एल्कोहल बनेगा, N2 रख दिया तो CH3CH2OH, ये बनेगा ना। तो इस केस में हमारा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल कौन है? CH3OH। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? कार्बन का 12 एटॉमिक वेट है ना, ऑक्सीजन का 16, 16 और 12 28 और 4 32। तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल इज मिथेनॉल। नीचे आप लिख लिया लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल इज CH3OH, मिथेनॉल CH3OH। वो मैंने कुछ एनिमेशन के लिंक शेयर किए थे, उसमें क्विज विज थे, ट्राई किए थे तुमने? वो किया था ना, कार्बन की डेफिनेशन का एक एनिमेशन था, एक सिग्मा पाई बॉन्ड का एनिमेशन था, लिंक भेजे थे ना आपने? एंड में क्वेश्चन है उसके, वो जो मैं लिंक भेजता हूँ ना सभी के, ज़्यादातर एनिमेशन के एंड में क्वेश्चन होते हैं। हाँ मैं आज भेजता हूँ क्लास के बाद, है ना, कोई बात नहीं, मैं वापस भेजता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाओ। और एल्कोहल में H की जगह पे अगर अपन R लगा दें तो ये ROR, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ बताओ? ये हो गया ईथर। दोनों तरफ R होंगे, वो ईथर होगा ना। और इसमें भी R इक्वल टू H नहीं हो सकता, इसमें भी R क्या होगा हमारा? CnH2n+1। इसमें बताओ क्या किसी भी एक R की जगह H लगा सकते हैं क्या हम? नहीं लगा सकते भाई, एक H लगाओगे तो एल्कोहल और 2 लगेगा तो वाटर, समझ गए आप? तो दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। बनाओ जरा, ROR ईथर। हाईली वोलेटाइल होता है ये। वोलेटाइल मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी से निकल जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो ईथर को है ना किसी भी इंडस्ट्री में जब बनाया रखते हैं ना तो बहुत केयरफुली रखना चाहिए, हाईली वोलेटाइल है। तो ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है, ईथर जब यूज़ होता है ना तो ईथर का प्रोडक्शन कैसे करते हैं? यूज्ड प्रॉम्प्टली, स्टोरेज अवॉइड करते हैं ईथर का। जैसे बनता है वैसे ही उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना अपन, वैसे ईथर यूज़ होता है। अब आप ये बताओ, सबसे छोटा ईथर समझ में आ गया आपको? लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ईथर कौन सा है हमारा? CH3O CH3। कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका? कितना? 46 है। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ईथर, ये डाइमिथाइल ईथर बोलेंगे इसको, सबसे छोटा ईथर। देखो हम जो ये बोलते हैं ना, ये ओपन चेन मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं ना। अगर मैं आपको ऐसे बना के दे दूं,
अब जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या ये भी ईथर है? ये भी ईथर है ना। जैसे एक ये, इसको बोलते हैं अपन ओपन चेन मॉलिक्यूल, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। तो ये साइक्लिक ईथर हुआ, ये ओपन चेन ईथर हुआ। या अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये ईथर के साथ ये कार्बन लगे हैं ना ऐसे, तो अगर हम ऐसा करें कि ये H हटा के यहाँ पे ऐसे रिंग बना लें, तो ये साइक्लिक ईथर हो गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो यहीं से होती है उसकी। तो ये ओपन चेन ईथर है, इसके लिए बेटर वर्ड क्या है, साइक्लिक ईथर। बनाओ वहां पे। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 4 हो गए। आगे बढ़े। नहीं, साइक्लिक में आप वो बेंजीन रिंग नहीं लगा सकते। बेंजीन रिंग लगाते उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है OH के केस में, है ना। लिखा आपने, वो बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, उसमें वहाँ अटैचमेंट हो सकते हैं एटम्स के। तो जैसे बेंजीन रिंग, फिनॉल जब बनता है उसके 1,3 पे NO2 लगा दो, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। पूरी केमिकली अलग हो जाते हैं एकदम। हाँ भाई, कितने हो गए? 4 हो गए ना। 5वां लिखो। अगर हम RCHO ले लें, यानी ये CHO, तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारा? एल्डिहाइड। अगर भाई ये मेन केमिकल रिएक्शन CHO की वजह से होती है, तो इस केस में भी RH भी हो सकता है, और बाकी R हमारा स्टैंडर्ड है ये CnH2n+1। तो अब आप समझ गए कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड कौन है, बताओ? HCHO, जिसको अपन फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं। आगे जाके इसको याद है, सुपर एल्डिहाइड है, ये बहुत जबरदस्त रिएक्टिव होता है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट पता हो कि ये बहुत मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सुपरमैन होता है ना, सुपरमैन, वैसे उस एल्डिहाइड की फैमिली का सुपर एल्डिहाइड है। क्या भाई दिव्यांश, समझे तुम? ये कौन है? नहीं, एल्डिहाइड नहीं, सुपर एल्डिहाइड है। लिख लिया भाई? आगे बढ़े। और इसमें देखो भाई, एल्डिहाइड में CHO तो होना ही चाहिए ना, यानी ये एल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे CHO है। फिर आप H लगा सकते हो, आप R लगा सकते हो, है ना। इसका हायर होमोलॉग कौन सा हुआ? हाँ, इसका अगर होमोलॉग पूछे, होमोलॉग ऑफ लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड क्या होगा? CH3CHO। ये भी लिख लो आप, इसका होमोलॉग। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड एंड इट्स हायर होमोलॉग रिएक्ट्स विद दिस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि है कौन ये। क्यों भाई? हैप्पी सिंह, समझ गए? हैप्पी सिंह, नाम क्या है हैप्पी सिंह तुम्हारा? जसप्रीत, सचमीत, तो पहली बार सुना मैंने नाम यार। सचमीत है, गजब नाम है यार। कितने हो गए भाई फंक्शनल ग्रुप? ऐसे ही आपको ये समझ में आ रहा है, RCOR ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। क्या इसमें R = H रख सकते हैं क्या? नहीं रखेंगे ना। R H होते वो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसमें R = हो सकता है हमारा CnH2n+1। अच्छा, ये बता सकते हो आप कि हमारा सबसे छोटा कीटोन कौन सा हुआ?
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया हमारा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कीटोन। तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कीटोन कितना मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका? 58 हुआ ना? कितना? 58। क्या भाई गुरांगी समझ गई? इसका हायर होमोलॉग समझ गए? इसका हायर होमोलॉग कौन सा हुआ? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैं बोलूं इसका हायर होमोलॉग बनाओ, तो फिर दो पॉसिबल है ना, दो राइट में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं। नहीं, दो लगाओगे तो वो भी होमोलॉग है, लेकिन इसका हायर होमोलॉग के तो दो ही ऑप्शन है ना, तुम दोनों तरफ लगाने की बात कर रहे हो ना, तो वो तो हायर होमोलॉग हो गए ना, होमोलॉग तो यही सारे। अच्छा, कई बार कीटोन को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन से मतलब क्या? इन दोनों में से पूछा जाए कि कौन सा सिमेट्रिकल कीटोन है? पहला वाला। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप होनी चाहिए, है ना, तो इसको बोलेंगे अपन सिमेट्रिकल कीटोन। और लेफ्ट राइट में अलग अलग ग्रुप लगाएंगे तो ये क्या होगा बताओ? अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये वाला कैसा होगा? लास्ट वाला सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये भी अनसिमेट्रिकल हुआ ना। लिख लिया भाई सबने? अब आप मुझे ये बताओ, अभी जो मैंने बनाया ना ये वाला, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? साइक्लिक कीटोन है ना ये भी। ये C डबल बॉन्ड O लगाया, दोनों तरफ रिंग बन गई, ये साइक्लिक कीटोन। ऐसे ही अगर मैं आपको, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, दो साइक्लिक कीटोन हो गए ना, ये भी साइक्लिक कीटोन है, ये भी कीटोन कीटोन, ये सब कीटोन है। तो वहां नीचे बना के ये लिखो, इट इज ए साइक्लिक कीटोन। लिख लिया आपने साइक्लिक कीटोन? अब आगे लिखो भाई। जनरली क्या है कि बच्चा ना ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कीटोन में RR होता है, वो ओपन चेन के लिए, रिंग में RR होना जरूरी नहीं है, मतलब वहां पे एग्जैक्ट वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना, ये सेटिस्फाई तब होगा तो वो ओपन चेन होगा। अब 7th पे आ जाओ। अगर हम RCN बना दें, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं और कॉमन टर्म में साइनाइड भी बोलते हैं, वैसे नाइट्राइल बोलते हैं। अभी के लिए आप ध्यान रखो साइनाइड, इसमें RH नहीं हो सकता, H होते ही तो वो हाइड्रोजन साइनाइड हो जाता है। और अगर हम नाइट्रोजन और कार्बन को इंटरचेंज कर लेना हम लोग, तो ये हमारा क्या बन गया? आइसोनाइट्राइल, या बोलते हैं इसको आइसोसाइनाइड। हाँ, साइनाइड वो IUPAC में इसको नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल। HCN तो फेमस है बहुत, हाइड्रोजन साइनाइड। कहाँ फेमस है? टेररिस्ट यूज करते हैं। कोई भी चीज़ का मिसयूज होता है ना, वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। यूज तो साइड में हो जाता है, मिसयूज फेमस हो जाता है। और मूवीज है ना, बहुत इम्पैक्ट डालती है अपने लाइफ में। मूवीज में तो दिखाते हैं, अपन उनको सही मान लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं मूवी से किसी को
करना हो, किसी को प्रोजेक्ट करना हो, मूवी बनाना हो, किसी को डाउन करना हो, मूवी बना दो। तो SCN फेमस इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ LTT, एक बहुत खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड का नंबर 1 बोलते थे, लिबरन क्या नाम था, टाइगर, जिन्होंने राजीव गांधी को असैसिनेट किया था। LTT वो दुनिया में वो था, अपने जो इंडिया के तमिल लोग थे ना, उनका ऑर्गेनाइजेशन था, जो तमिल लोग वहाँ श्रीलंका और उनके बीच में था। तो वो इतने खतरनाक थे कि वो सब साइनाइड के कैप्सूल पहनते थे, गले में पहनते थे, जैसे ही वो पकड़ते ना वो साइनाइड खा लेते। बहुत डेडली मतलब अपन अभी जो सुन रहे हैं ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, उनके सामने कुछ भी नहीं था। वो तो पूरा उन्होंने जाफना एक सिटी पे कब्जा कर लिया था, पूरा कब्जा। तमिल से ज़बरदस्त लड़े हुए, तमिल की तो हालत ख़राब कर रखी उन्होंने, सॉरी श्रीलंका की। अल्टीमेटली श्रीलंका ने, पूरी गवर्नमेंट ने पूरी आर्मी उनके ऊपर लगा दी। हाँ, फिर इंडिया ने सपोर्ट किया था उनको एक बार, तो इंडिया ने एक फोर्स भेजी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, है ना, क्योंकि वो उनके साथ अपने गवर्नमेंट का टाइप हुआ था कुछ। तो वो तमिल ज़्यादातर इंडियन ही थे, है ना। तो इंडियन फोर्स जब भेजी ना, तो उसमें मेरे फोर्स के अंदर मेरे मौसा जी थे। मौसा जी समझ गए क्या? मौसा जी मतलब रिलेटेड टू मौसी जी, और मौसी मतलब माँ जैसी, मम्मी की बहन। मौसी इसलिए बड़ा है ना, माँ जैसी मौसी। तो मेरे छोटी वाली जो मौसी है, उनके जो हस्बैंड है वो आर्मी में थे। तो है ना, आर्मी में जब थे तो इंडियन पीस की वो आते थे छुट्टियों में, तो हम पूछते थे क्या हुआ आर्मी, और बच्चों में रहता ना ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी श्रीलंका में लगी है ड्यूटी। मैं मज़ा आ गया, मतलब घूम के आ रहे हो, बढ़िया। कहा नहीं, मन में सुना। तब उन्होंने बताया क्या घूम के आ रहे हो, जंगल में है, वहाँ पे जंगल में ज़्यादा पता नहीं चलता है गोली कहाँ से आएगी। इतना खतरनाक था, बहुत कैजुअलिटी हुई थी इंडिया की, क्योंकि आर्मी को अंदर डाल दिया वहाँ फोर्स को, और वहाँ अपने को एरिया का पता ही नहीं है, फॉरेस्ट में डाल दिया, और फॉरेस्ट के वो मास्टर थे एकदम। तो उन्होंने काफ़ी लोगों पे हार्म किया। फिर मेरी मौसा जी की नेक्स्ट ड्यूटी लगी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने ना, जब कोई घर वाला है ना, मतलब डिफेंस की ड्यूटी करता है और सेंसिटिव एरिया में करता है, तो उनके फैमिली मेम्बर पे क्या गुजरती है वो मैंने फील किया है। तो क्या होता था कि उनके लेटर आते थे, तो आर्मी के जो लेटर आते हैं ना, उसमें ना एड्रेस नहीं आता है। आप उनको लेटर लिखोगे ना, नंबर होता है, एक नंबर होता है, वहाँ लिखो, ऐसे शॉर्ट, कुछ बटालियन का भी शॉर्ट में लिखा होता है, मतलब अजीब सा एक होता है 3 लाइन का। वो आप लेटर डाल दो, आर्मी में ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। ऐसे नहीं पहुँचता है कि भाई यहाँ फलाना मेजर वहाँ पे लगे हुए हैं कश्मीर में, रजौरी हाउस नंबर 13, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। वो आर्मी का अलग, पूरा अलग है उनका सब कुछ। आर्मी एक अलग कंट्री है अपने आप में। तो आर्मी वालों को जो लेटर आते थे ना, तो रिवर्स मेरे मौसा जी के लेटर भी आते थे। तो मेरी मौसी जी अनपढ़ है ना, वो पढ़ लिख नहीं सकती, तो वो लेटर पढ़ने का काम मेरा था। तो जब मैं वो लेटर पढ़ता था ना, तो मैंने अपनी मौसी को है ना, मतलब ऐसे काँपते हुए देखा एकदम, क्योंकि वो लेटर जैसे ही आता ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, क्या लेटर पता नहीं क्यों आया है ना। तो पहले मैं बताता कि भाई मौसा जी का लेटर है, फिर मैं पढ़ के सुनाता, तो मैं सुनाता था, वो बैठ जाती थी। तो ज़्यादातर क्या है कि मैं लेटर तब पढ़ता था जब मैं ननिहाल में छुट्टियों में होता था, तो लेटर छुट्टियों में ननिहाल में आता था, फिर मैं सुनाता, तो मौसी जी हमारे। तो मैंने वो उस समय तक जो है ना, जैसे मैं 6-7 पढ़ रहा था, तो मैं लेटर पढ़ लिया। हाँ, मैं देखता था मौसी जी बहुत घबराए हुए हैं यार, है ना। मैं इतना समझ नहीं पाता था यार, इतना क्यों घबरा रहे हैं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आप और बड़ा हुआ, फिर मैं समझा यार कि यार कोई जब घर का आदमी डिफेंस का जब सेंसिटिव एरिया में लगा हो, मणिपुर में लगा हो, कश्मीर में लगा हो, तो उनकी फैमिली मेम्बर पे क्या गुजरती है। इसलिए ना, वो फिर मेरे अंदर बचपन से आ गया कि आर्मी वालों की बहुत रिस्पेक्ट करना। तो मैं आर्मी वालों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इंडिया में सबसे नंबर 1 रिस्पेक्ट ही आर्मी की करता हूँ मैं। कोई भी आर्मी का आदमी आपको मिल जाए, अगर वो ट्रेन में चढ़ रहा है, तो अपन तो ऐसे ही हैं, है ना, धक्का मुक्की वाले लोग हैं अपन तो थोड़ा पीछे हटना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। कहीं भी मिल जाए नमस्कार करना है उसको, ज़्यादा भी नहीं करना है उसको, है ना। आर्मी वाले बहुत वैसे होते हैं, ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश की ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आप दूर से उसको नमस्कार कर दिया, आप जा रहे हो, थोड़ा एक रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है ना, वो देना होता है उसको। तो जैसे यहाँ पे आर्मी एरिया ना कोटा में, तो मैं रनिंग वनिंग करने संडे को जाते हैं हम लोग। तो एक बार क्या हुआ, मतलब शुरू पता नहीं क्या हुआ, एक आर्मी वाले हमारे ड्यूटी करते हैं। आर्मी एरिया और सिविलियन एरिया अलग अलग है, बीच में रोड चलती है। आर्मी एरिया जो है ना, आपको एकदम यूरोप टाइप दिखेगा, एक एक पेड़ साफ होगा, ग्रीनरी होगी एकदम, मतलब मिट्टी होगी ना, वो भी बहुत सिस्टमेटिक होगी, मिट्टी लगा रखी है, मतलब पेड़ दिखेगा तो कुछ सराउंडिंग में कट कर रखा है, मतलब आपको देख के समझ आ जाएगा इंडिया का कोई दूसरा ही पार्ट है।
जैसे ही आर्मी एरिया खत्म होगा आपको पता चल जाएगा अपना एरिया आ गया है ना। वहाँ गुटखा थूका हुआ होगा, पुर्चे फेंके हुए होंगे, नाली जाम होगी, समझ रहे हो। तो मतलब अपन अपने एरिया में आ गए। तुम्हें देखना हो ना आर्मी, तो उस एरिया में ऐसे रोड जाती है, 2.5 किलोमीटर की रोड है, तो 2.5 किलोमीटर आर्मी एरिया चलता है। फिर जैसे टर्न करते हैं ना वापस सिविलियन एरिया चालू होता है, वो जो टर्न है ना तुम्हें 5 फीट में पता चल जाता है कि ये सिविलियन एरिया है। तो वहाँ एक आर्मी, और वहाँ आर्मी वाले पूरे मतलब गन वन लेके पूरा वो उसको कवर करते हैं अपने एरिया को। तो एक आर्मी सुबह सुबह ड्यूटी करते हैं, 8-10 गनमैन खड़े रहते हैं, वो ऑटोमेटिक वेपन भी हाई फाई होते हैं उनके पास। तो पता नहीं एक आर्मी वाला है ना, एक सुबह एक छोटा सा एक वो था डॉगी टाइप, उसको बिस्किट खिला रहा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो यार ये देश की सेवा भी कर रहे हैं और जानवर की मदद भी कर रहे हैं। तो मैंने इसकी फ़ोटो ले ली। तो जैसे मैंने फ़ोटो ली, सुबह सुबह का टाइम था, खटाक से आवाज़ आई इसके लिए, उसने पीछे मुड़ के देखा कि फ़ोटो ली। तो उन्होंने मेरे को रोका और बोला आपने फ़ोटो क्यों ली। मैंने कहा सर मैं तो इसलिए ले ली, मैं आप मेरे को अच्छे लगे, मैं कि यार ड्यूटी भी कर रहे हो और इसको बेचारे की सेवा भी कर रहे हो। कि नहीं आप ऐसे नहीं, मोबाइल लो। मेरे से मोबाइल लिया, फिर फ़ोटो डिलीट की, फिर मुझे मोबाइल वापस दिया। फिर मैंने उनको बताया, मैं कि आपने डिलीट तो कर दी। हाँ वो तो रिसाइकिल में। तो क्या उसमें मैं हाँ वहाँ से डिलीट करनी पड़ती है, मैंने उनको सामने डिलीट किया ऐसे। उस दिन के बाद अब मैं जब भी उस एरिया में जाता हूँ ना, तो अगर आर्मी वाले मेरे सामने देख रहे होते हैं तब तो मैं नमस्कार करता हूँ, अगर नहीं देख रहे होते मैं चुपचाप चला जाता हूँ। तो है ना, उनको ये मैंने कहानी इसलिए बताई कि आपको ये समझना है कि रेस्पेक्ट भी थोड़ा ऐसा नहीं तो आप ट्रेन में मिले गले में हाथ डाल के और भाई कैसे हो, गन तो दिखाओ तुम्हारी, फ़ोटो लो एक। बहुत खतरनाक लोग होते हैं भाई, उनको ट्रेन वैसे किया जाता है ना। अगर वो सोचो, अगर वो लॉजिकली सोचने लग जाए कि नहीं यार, तो अपन जो लॉजिकली सोचेगा वो डरेगा। उनको तो बिना डर का बनाया जाता है ना, उनको तो गोली चलानी है, गोली खानी भी है, तो वो आदमी तो अलग सोच का होगा, समझे तुम। तो बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए आर्मी वालों की, ठीक है। जैसे यहाँ आर्मी वाले ट्रेनिंग करते हैं ना, यहाँ आर्मी के बच्चे, तुम्हें इंडिया देखना हो ना तो सुबह सुबह कभी कभी तुम्हें ना अपने एरिया में जाना जहाँ पे ट्रेनिंग है। जैसे अब तुम बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हो है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, इतने सारे इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड में चले जाओ सुबह 6 बजे, 100-200 लड़के दौड़ रहे होंगे स्पीड में एकदम। उनका एक होता है ना फिजिकल ट्रेनिंग होता है, 1600 मीटर दौड़ना होता है 5 मिनट में, वो फुल स्पीड में दौड़ रहे होंगे एकदम। उनसे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होती है, वो सिपाही की भर्ती आ गई अग्निवीर की, तो 200 लोग दौड़ रहे हैं, सिलेक्शन उनमें से 10-20 का ही होता है। तो बहुत बड़ा इंडिया में मैन पावर है, तो बहुत अपने लिए पॉजिटिव चीज़ है। जैसे इजराइल वगैरह में क्या है, रशिया में क्या है, बुलाना पड़ता है। रशिया में क्या है, रशिया में लेटर आता है कि भाई कल ज्वाइन करनी है, कि आपको कि मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो बाद में करना है 5 साल बाद, अभी आर्मी में जाना है। तो वहाँ पब्लिक कम है ना। इजराइल में वैसा है, इजराइल में कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है, रशिया में कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग है। तो आपको मतलब सिर्फ, और शायद चाइना में मुझे पता नहीं क्या है, और नॉर्थ कोरिया तो खैर अलग ही है, उसका तो कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। वो तो उसको मोटू को जो दिमाग में आता है वही करता है वो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट अगर मैंने नॉर्थ कोरिया में बोल दिया होता ना, तो मेरे हिसाब से आधा घंटा और, समझ रहे हो। तो वहाँ तो रूल रेगुलेशन ही नहीं ना भाई, तो अलग चीज़ चलती है। तो अपन बहुत मतलब फॉर्चुनेट है, ऐसी कंट्री में रहते हैं। आपको रोज़ माँ बाप के बाद इस कंट्री को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। पाकिस्तान में रह रहे हो, रशिया में रह रहे हो, या इजराइल में रह रहे हो, तो वहाँ आपको डबल रोल, खैर वो उस हिसाब से लोगों को डेवलप किया जाता है कि आपको गन के साथ रहना है, मतलब पूरा उस तरीके से। भाई कंट्री ही है तो सब कुछ है। अब मान लो हम पे अटैक हो जाए, पाकिस्तान वाले यहाँ तक आ जाए, तो हम ये थोड़ी कि हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे कि वो बाहर गोली चलने तो मैं तो IIT की तैयारी करूँगा। अरे IIT रहेगी तो तैयारी करोगे ना यार। तो कंट्री की सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। USA क्या करता है, कितना पैसा खर्च करता है डिफेंस में, और पूरे वर्ल्ड में उसने बना रखे हैं। वैसे थोड़ी USA तो वैसे देखो तो उस पर अटैक होगा ही नहीं। कनाडा है उसका बॉर्डर, और मैक्सिको है, बाकी तो वो वाटर है उसके। अपना एशिया का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन उसकी आर्मी कहाँ लगी हुई है, उसकी आर्मी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे लगी हुई है, उसकी आर्मी मिडिल ईस्ट में लगी हुई है। साउथ कोरिया या सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ा डिफेंस कौन, मतलब डिफेंस संभाल कौन रहा है, US आर्मी संभाल रही है। सऊदी अरेबिया वालों को खुद के आर्मी पे भरोसा नहीं है कि किसी दिन हमको उड़ा देंगे ये, तो उन्होंने आर्मी वालों कौन से ले रखे हैं, US के। उनको पैसा देते हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारे 2-4 हज़ार आदमी आ जाए, मैं उनको प्रोटेक्शन दें पूरा। तो ऐसे उन्होंने पूरी आर्मी पूरे वर्ल्ड में फैला रखी, क्यों, उसके डबल रोल है। उसको पता है कि कुछ भी हो गया तो इन्वॉल्वमेंट, आपकी प्रेजेंस होगी ना वहाँ पे, तो आप तुरंत एक्शन ले लोगे। डराता धमकाता भी है। वो समुद्र के में चलते हैं ना, वो अपने कौन से जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जिस कंट्री के पास में हो तो उस कंट्री को थ्रेट है ना। ऐसा आज का वॉर में थोड़ी भाई US वाले अपने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में लेके आए, तो मतलब अपने को वो डरा रहा है, सीधी बात है। तो उसके लिए अपने को मजबूत होना पड़ेगा,
तो लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि सिपाही बना जाए, लड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, टेक्नोलॉजी बनाओ शानदार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन वेपन्स वहाँ लगे हों ऊपर, पता ही नहीं चले, है ना। मतलब आप अच्छे इंजीनियर बन के देश की बहुत सेवा कर सकते हो। वहाँ जाके इतना पैसा कमाओ, 10-20 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए, इंडिया आ गए, सारा पैसा इधर आ गया। वहाँ भी रख लेना 200-500 करोड़, समझ रहे हो, तो पैसा इधर आ गया, तो वो अर्न कर रहे हो ना कंट्री के लिए, तुम तो बहुत तरीके से सेवा कर सकते हो तुम। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़े। आर हाइड्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन होता ही तो वो SCN बन जाएगा, LTT वाला चक्कर आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए ना, 8 हो गए ना। अब बताओ ये RCO2H ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारा जो R है ना, R कैन बी H, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये CO2H है, तो R अगर H है तो ये फॉर्मिक एसिड बोलेंगे ना, ये लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास है, ये हो सकता है कि कार्बोलिक एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप CO2H। ऐसे ही अगर मैं C डबल बॉन्ड और Cl लगा लूं तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? एसिड हैलाइड। भाई ये फंक्शनल ग्रुप है COCl, तो R इक्वल टू क्या, इसमें भी H हो सकता है, या R इक्वल टू क्या हो सकता है? CnH2n+1। ये एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। देखो एसिड और एसिड हैलाइड में फर्क समझ में आ रहा है तुमको? यहां पे OH है और इसकी जगह Cl लगा दिया बस। तो जितने भी ये C डबल बॉन्ड O वाले अब मैं बनाऊंगा ना, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O Cl, उन सब में RH हो सकता है। लिखो, लिख लिया सबने? कितने हो गए? 10। अब 11वां लिखो। 11 में मैं एसिड डेरिवेटिव बना रहा हूं। एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड के कुछ एटम्स रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं H को हटा के R लगा दूं ना यहाँ पे, तो COR मतलब ये हो गया हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसमें ये वाला जो R है ये H नहीं हो सकता, है ना, H होते ही तो एसिड बन जाएगा। लेकिन लेफ्ट वाला जो R है वो H हो सकता है या फिर कार्बन हो सकता है। ऐसे ही अगर आप एसिड का OH हटा के NH2 लगा दोगे ना, तो बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? CONH2 मतलब ये क्या हुआ हमारा? एमाइड। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये CONH2, COCl, COOH, COOET ये सब एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव है। सब में इसमें R इक्वल टू H हो सकता है और R इक्वल टू कार्बन हो सकता है। क्या? O हटा के नहीं, हेट्रो एटम नहीं हटा सकते ना, हेट्रो एटम थोड़ी हटाओगे, वो तो उसकी प्रॉपर्टी उसी से आ रही है। वो हटा के अगर तुमने कुछ और हेट्रो एटम लगाया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। लिख लिया? वो अपन पॉली पाएंगे अभी। अब देखो अपन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा हुआ तो बता देंगे 3 है। एक पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल भी तो हो सकते हैं, सबकी होगी ना उसमें। फिर आप रिएक्शन कौन सी करवा रहे हो? सिर्फ रिएक्शन एक फंक्शनल ग्रुप से नहीं होती है, बाकी एड ऑन करना पड़ता है ना, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी पड़ती है। नहीं, वो तो प्रायोरिटी ऑफ IUPAC नॉर्मल केचर में बोलते हैं, नंबरिंग नेमिंग में फर्स्ट आता है।
जैसे क्लास में A to Z बच्चे होते हैं ना, पहले A वाले का नंबर आता है, वैसे है वो। रिएक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है उसका। चलो हो गया भाई 12, आगे बढ़े। 13 लिखो आप। अगर आप दोनों तरफ C डबल बॉन्ड वो लगा दोगे ना, तो दोनों तरफ C डबल बॉन्ड वो लगाया तो मतलब ये क्या बन गया हमारा, एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो इसमें भी R, ये R इक्वल टू H हो सकता है, R इक्वल टू CH3 हो सकता है। दो एसिड को मिला दो, उससे वाटर निकाल दो तो ये बन जाता है। लिख लिया आपने? कितने हो गए? 13 हो गए। हाँ वो हो सकता है दोनों तरफ। R इक्वल टू H मतलब एक तरफ लगाओ, वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बन जाएंगे। 13 लिख लिया भाई। अच्छा H हटा के हैलोजन लगा दिया RH, तो ये क्या बन गया हमारा, अल्काइल हैलाइड। एल्केन का H हटा के हैलोजन लगाओ ना, अल्काइल हैलाइड। जैसे RCl हो गया, अल्काइल क्लोराइड। लिख लिया सबने? अब तो नोट कर लिया होगा। अच्छा ये हमारा है ना, जैसे सल्फर डालोगे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल ROH होता है ना, अगर आपने SH लगा दिया ना O की जगह पे, तो SH लगाते ही ये क्या बन जाते हैं बताओ, थायोल। ऐसे ईथर क्या होता है, व्हाट इज ईथर, ROR। अगर O को हटा के S लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा थायो ईथर। तो आप ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाओगे तो फिर वो पूरा एक नया सल्फर वाली फैमिली बन जाती है। 15 हुआ ना। अगर आप ऑक्सीजन को हटा के, अल्कोहल क्या होता है, OH। अगर ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाया तो उसका नॉर्मल किसी थायोल हो गया। हाँ ये सब थायोल सब में हो सकता है। ईथर में भी O हटा के S लगाया तो थायो ईथर, कीटोन में भी O हटा के S लगाया तो थायो कीटोन, थायो कीटोन, थायो एल्डिहाइड। जो हाइड्रोजन होते ही तो थायो 15 हो जाएगा ना। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि थायो फैमिली अलग है पूरी, ये इसी में आगे थायो ऐड हो जाएगा बस। ऑक्सीजन रिप्लेस बाय सल्फर। लिख लिया भाई। अब आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है, 17 वाली आप याद रखो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, जिसपे अपने को स्टिकर भी बनाना पड़ेगा एक। ये क्या है बताओ, अमाइन है ना। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। और अगर मैं H को हटा के एक और R लगा दूं तो बताओ ये क्या है, 2 डिग्री। ऐसे मैं H को हटा के एक और R लगा दूं तो
3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, इन तीनों को अपन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है H की वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया NH2, NH और N, इनको आपको सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना है, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ओनली इन केस ऑफ एमीन्स। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या करते? सेम फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप। चलो हो गया भाई पूरा। अब एक क्वेश्चन लिखो। अब लिखो सर्किल, या ऐसे लिखो फाइंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सर्किल द फंक्शनल ग्रुप। फाइंड नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दूसरा आपको लिखना है सर्किल द फंक्शनल ग्रुप। और भी छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप है, अगली बार कर लेंगे, पहले एक बार इनका मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करें। आपको नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताने हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सर्किल करना है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल जैसे ए में कितने हैं? 2 है ना ए में, तो आपको ऐसे सर्किल करना है कि भाई ए में कौन से हैं? 2। हाँ, ऐसे सर्किल कर दो, ये एल्कीन है और ये क्या है? ईथर। एक एल्कीन है, एक ईथर है। क्या आंसर रहेगा बताओ? बी का क्या रहेगा? 3 रहेगा ना इसका, एल्कोहल, ईथर, एल्कीन। सी का 3, ये फिनॉल। फिनॉल पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन से लगा OH मतलब फिनॉल हो गया। और ये कीटोन और ये एल्डिहाइड। डी में कितना रहेगा? एल्कीन, एसिड एंड हैलाइड 3। 4 कैसे बताया? नहीं 4 कैसा है तुम्हारा, मतलब क्या? मैं जानना चाहता हूँ क्या डाउट है? ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, कीटोन और अल्कोहल नहीं है वो। अगर C डबल बॉन्ड के साथ OH लग गया तो एसिड बन गया। ई बताओ, ई में 2 आएंगे बस, ये एल्कीन और ये एसिड 2 ही है ना भाई।
CO2H मतलब इसको अपन कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH। F बताओ, ये एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप, एल्काइन दूसरा फंक्शनल ग्रुप। G बताओ 4, ये कीटोन, ईथर, 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन्स। H बताओ, H ईथर हुआ 1, कीटोन हुआ 2, और ये एमाइड है पूरा। CO के पास N लग गया मतलब वो एमाइड। समझे आप? OCH3 मतलब ईथर, OH क्या होता है, एल्कोहल, तो H की जगह कार्बन आ गया, मतलब ईथर आ गया। चलो I में बताओ, I में 2, ये क्या एल्डिहाइड और ये क्या है कीटोन। J बताओ 3, साइनाइड, एल्कीन, एल्कोहल। समझे आप? एक चीज जैसे इसने डाउट पूछा ना भी, एक इसमें बताओ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हुए, 1 या 3? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 हुए या 3 हुए? वन हुआ या 3 हुआ? वन है भाई। ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब दूसरी बात ये बताओ, अगर मैं ऐसे बना दूं, अब बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? इसमें 1 है। कौन सा है, साइक्लिक एल्कीन या सिंपल एल्कीन बोल देंगे ना। ये एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी बेंजीन हो ना, वो बेंजीन पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहे हो दिवस? इसमें बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है? मनमीत क्या भाई? अरे सचमीत, हाँ सचमीत बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है? साइक्लिक नहीं, अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 या 0। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अब पूछूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है ना। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है। कौन सा है? अल्कोहल है। अच्छा मैं ऐसे पूछूं कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 कौन सा है? ईथर। तुमने यहां 2 क्यों नहीं बोला? और यहां पे भी नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है। इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर भी 1 है। तुमने यहां 2 क्यों नहीं बोला? ऐसे तो फिर सब में 2-2 हो जाएंगे ना। ROH में 2, ईथर में भी 2, कीटोन में भी 2, फिर एक वाला तो कोई रहेगा ही नहीं। तो ये एल्केन इज ए फंक्शनल ग्रुप कब? जब वो प्योरली एल्केन हो, ओनली एल्केन हो। अगर मैंने आपको ओनली एल्केन दे दिया, ये दे दिया, या आपको नॉर्मल ऐसे हेक्सेन दे दिया, तो आपको पूछा जाएगा कि भाई एल्केन अकेला ही फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्केन को फंक्शनल ग्रुप तब मान लो जब अकेला एल्केन हो। समझ गए आप? अगर एल्केन का कोई डेरिवेटिव बन गया तो फिर वो तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये किसका डाउट था ना अभी? अपूर्व तुम्हारा था, समझ गया तुम? तो तुमने देखा सब क्वेश्चन में हमने एल्केन को फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया। जैसे ऐसे साइक्लोहेक्सेन,
ब्यूटेन, पेंटेन पूछेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या भाई समझे तुम? ठीक है, तो अब तुम आगे वाले डीपी भी ट्राई कर सकते हो। कितने डीपी ट्राई किए थे? एक कर लिया, अच्छा, दूसरा भी कर लिया। वो तुम देखो यार, देखना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रक्चर आइसो ऑक्टेन का, देखना पड़ेगा तुमको। आइसो का मतलब अलग होता है और आइसो ऑक्टेन उसका ऑक्टेन नंबर से आता है, वो एक्सेप्शन है आइसो का। वैसे आइसो ग्रुप तो सिंपल ये होता है, ये होता है आइसो ग्रुप। तो जैसे मैं बोलूं आइसो ब्यूटेन, एक कार्बन, आइसो पेंटेन, ऐसे। लेकिन आइसो ऑक्टेन अलग होता है, वो तुम देखना एक बार, ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो। ठीक है, तो आज हम IUPAC लेक्चर 5 का क्यूज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आपको अटेम्प्ट करना है। आफ्टर दैट आपको आंसर लिख के आंसर को मैच करना है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कार्बन डबल बॉन्डेड टू एन ऑक्सीजन एटम एंड सिंगल बॉन्डेड टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप। जो अकॉर्डिंग टू इसके अंदर बोला गया है उसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं। ठीक है, एक फंक्शन ग्रुप के बारे में पूछ रहा है जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, किससे? ऑक्सीजन से एटम, एंड देन सिंगल बॉन्डेड टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ OH से कनेक्टेड है। तो ये कौन सा ग्रुप होता है? अपन को पता है ये कौन सा ग्रुप होता है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो COOH। तो ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन फंक्शन ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलाइड। ठीक है, तो इसका C क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अपन को मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके अंदर अपन को क्या करना है? फंक्शन ग्रुप को देखना है। तो ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसको अपन पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, मतलब एक्सपेंड करके लिखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है ये। तो ये देखो, ये ऐसे है CH3 डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर भी क्या है? CH3। तो ये किस टाइप का बन रहा है? RC डबल बॉन्ड O R डैश, और हम इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। तो यहाँ पर अपना आंसर C क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कीटोन है। ठीक है, इसमें फंक्शन ग्रुप पूछा था, ये कीटोन फंक्शन ग्रुप है, तो अपना C क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप्स कंटेन्स इन नाइट्रोजन एटम। अपन को पता है नाइट्रोजन एटम किस फंक्शन ग्रुप में होता है, अमीन एंड अमाइड में होता है, ठीक है। तो अमीन के यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कार्बोक्सिलाइड, बी दिया है अमीन, थर्ड दिया हुआ है ईथर एंड एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर अमाइड वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अमीन, बी क्या होगा अपने यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अमीन के अंदर क्या होता है, ये होता है ना अपना अमीन जो नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्या बोल रहा है, विच फंक्शन ग्रुप इज रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या बोल रहा है, ये फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखो इसको क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर कुछ R1 लगा होगा, यहाँ पर कुछ R2 लगा होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एस्टर होता है, ईथर होता है ROR। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता था ईथर और एस्टर के अंदर, ठीक है। तो ईथर होता है अपना ROR, एस्टर होता है अपना RC डबल बॉन्ड OR ये वाला, और अमाइड अपना होता है NH ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O कनेक्ट होता है, ठीक है। और कीटोन अपना होता है ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर दोनों साइड RR, ठीक है। तो इसका बी क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना है आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर अपन को फंक्शन ग्रुप देखना है। तो इस फंक्शन ग्रुप के अंदर देखो ये दिया हुआ है, इसको अपन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है NH2, क्या दिया हुआ है NH2। तो इसके अंदर जो NH2 दिया हुआ है वो क्या है, अमीन होता है, ठीक है। तो अपना अमीन ये रहा, हाँ, तो ये अमीन है, क्योंकि यहाँ पर देखो आसपास C डबल बॉन्ड O वगैरह कुछ नहीं दिया, क्योंकि अमाइड के अंदर NH2 ग्रुप वगैरह के साथ में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कनेक्ट हो जाता है, तो वो अमाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल क्या है, अमीन ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय सल्फर एटम बॉन्डेड टू ए हाइड्रोजन एटम। सल्फर एटम को हम कनेक्ट करवा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन के साथ। तो हमें जैसे पता है, जैसे ये क्या होता है पता होगा, हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एल्कोहल, ठीक है। लेकिन जब इसको मान लो कि ये जब ऐसे हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की जगह एस कनेक्टेड हो जाता है, एस एटम लग जाता है, तो वो थायो में जाता है, ठीक है। तो इसको हम थायो एल्कोहल बोलते हैं एक तरीके से। तो ये जब जुड़ता है ना, तो इसको फंक्शन ग्रुप के अंदर थायो ऐड करके वो बोलते हैं अपन इसको। तो थायो बी यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन थायोल है, तो ये अपना क्या है आंसर होगा, क्योंकि इसको थायो एल्कोहल बोलते हैं और एल्कोहल का ओल लिखा जाता है, तो थायोल इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक भी हो और उसके अंदर कार्बन से अदर कोई एटम क्या हो प्रेजेंट हो साइक्लिक में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट है, ये तो अपन को बेंजीन दिख रहा है, मतलब एरोमेटिक है ये तो, ठीक है, ये तो अपना एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें देखो ये साइक्लिक भी है, साथ में एक अदर कंपाउंड भी है, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर है। और एक नीचे भी देखो साइक्लिक के साथ अदर एटम प्रेजेंट है, तो ये बी, तो डी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा, कि बी और सी दोनों क्या होंगे इसमें करेक्ट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन को, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया 2 डिग्री एल्कोहल किस कंपाउंड में, वो देखो। तो अपन कंपाउंड को अंदर चेक करते हैं कि कौन सा एल्कोहल कौन से डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट के अंदर ये एल्कोहल देखो, ये कौन से डिग्री पर कनेक्टेड है, यहाँ कार्बन पर डिग्री कनेक्टेड है। इस कार्बन की कितनी डिग्री है, 1 2 3 डिग्री है, तो ये कौन सी डिग्री का हुआ, 3 डिग्री का। नाउ ये देखो
इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन कितनी डिग्री का है 1 2, मतलब ये 2 से कनेक्टेड है तो 1 2 2 डिग्री का हुआ, तो ये 2 डिग्री इसका हो गया। नाउ यहाँ पर देखो ये जो ये जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है ना, एल्कोहल यहाँ कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, देखो एक ऊपर गया 2 3 1 2 3 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री हो गया। मतलब ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो कार्बन अदर 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, तो उस कार्बन की डिग्री क्या है 3 डिग्री, तो इसकी भी क्या डिग्री होगी 3 डिग्री। नाउ डी ऑप्शन देखो, ये अल्कोहल यहाँ पर कनेक्टेड है और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है एक, तो ये क्या है 1 डिग्री का, तो अपन को सिर्फ 2 डिग्री पूछा है, तो 2 डिग्री क्या है बी यहाँ पर क्या अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर ऑफ क्लोरीन इन DDTR। फर्स्ट अपन को क्या पता होना चाहिए DDT की स्ट्रक्चर, तो DDT की स्ट्रक्चर देखो अब CCl3 CH, ये अपना यहाँ से कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग से, फिर क्लोरीन से, और ऊपर भी इसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, ये अपना क्लोरीन। ठीक है, ये अपना क्या होता है DDT होता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या पूछा है क्लोरीन एटम, क्लोरीन कितने है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसमें देखो यहाँ कितने क्लोरीन है 3 क्लोरीन यहाँ है, 1 क्लोरीन यहाँ है और 1 क्लोरीन यहाँ है, कितने को हुए टोटल 3 4 5 3 4 एंड 5, टोटल कितने क्लोरीन है इसमें DDT के अंदर 5, तो सी अपना क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो ये जो अपना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये है, इसको क्या हुआ, इसका ये एक हार्मोन है। ठीक है, एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, प्रोड्यूस बाय ए एडेरिन मेडुला एंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब इसकी एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर ये है। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली आइडेंटिफाई सम ऑफ द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन इपेनेफ्रिन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन को कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है वो अपन को देखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक तो फंक्शन ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है, एंड ये सेम ही है, OH OH मतलब सेम ही है, एल्कोहल है। अब इसके अंदर ये है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3, ये क्या है अपना अमीन, ये क्या है अपना एल्कोहल, और ये क्या है अपना एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ये तीनों करेक्टेड आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट के अंदर एल्कोहल एस्टर एरोमेटिक नहीं, अमीन एल्कोहल अमाइड नहीं, अमाइड एरोमेटिक एल्केन नहीं, अमीन एल्कोहल एरोमेटिक। डी क्या है अपना करेक्ट है कि अमीन भी है, एल्कोहल भी है और एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो डी यहाँ पर अपना क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड, मतलब कंपाउंड इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें अपन को सेकेंडरी अल्कोहल पूछा गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल का कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो अल्कोहल देखो, अल्कोहल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो अपन को सेकेंड डिग्री वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर ये वाला किससे कनेक्टेड, ए कार्बन से, तो ये 1 डिग्री। ये है कनेक्टेड इस कार्बन से जो कि कितने से कनेक्टेड है 1 2 3, तो ये क्या है 3 डिग्री। और ये देखो OH है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है जो कि किससे कनेक्टेड है 1 2। ठीक है, ये देखो 1 और 2 डिग्री है। और ये भी देखो अपना OH है, इस कार्बन से कनेक्टेड है 1 2, तो ये भी क्या है 2 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या है C और D दोनों क्या है अपने आंसर है C A D। बट ये देखो अगर स्पेसिफिकली अपन को फिनॉल के अंदर पूछा जाए
तो वो अपने क्या है 2 डिग्री में काउंट होता है। अदरवाइज हम फिनोल की वैसे डिग्री नहीं बताते, लेकिन फिर भी इसकी क्या होती है 2 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। ओके, तो सी और डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर अपने क्यूज खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर का क्यूज करेंगे अब, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।